Hello students, welcome to our YouTube channel Midzi Exam, a place where we prefer smart work over हार्ड वर्क। आज का जो अपन का टॉपिक है एंड गेम सीरीज फिजिक्स का टॉपिक है दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का सेकंड पार्ट है। यहाँ अपन क्या करेंगे, जो रेस्ट 5 क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो रिज्यूम करके आंसर चेक करना है, अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सेकंड पार्ट है ये, दैट मीन यहाँ रेस्ट 5 क्वेश्चन करेंगे, दैट मीन्स 6 to 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट 5 क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन से क्या करेंगे, अपन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। फिर स्टार्ट करते चलो। फिर देखो, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, आर इक्वल। यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, उसके जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है। वेयर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड इज, तो कितने पे, ठीक है, किस डिस्प्लेसमेंट पे फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन कितने डिस्टेंस पे या कितने डिस्प्लेसमेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है हाफ एम ओमेगा। ठीक है, यानी अगर आप के टर्म्स में लेना चाहते हो तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, के टर्म्स में लेते हैं। तो के टर्म्स में क्या हो जाता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया और ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। तो अब यहाँ समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का तो सिंपल है कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे डिराइव होता है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी को जब आप लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हो। पार्टिकल का जहाँ वेलोसिटी है, तो पार्टिकल की जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाफ एम, और वी की जगह क्या हो जाता है, वी की जगह आप वी स्क्वायर की जगह लगा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि वी जो होता है, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम जो होता है पार्टिकल, वो क्या होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका वी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अब देखो, आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या हो जाता है, फिर इसको चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा हाफ के। ठीक है, आप क्या करते हो, आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि ये जो m इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर जो होता है, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये k के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखना हमेशा, जो ओमेगा होता है इसी से आप क्या करते हो, टाइम पीरियड भी डिराइव करते हो, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k/m लिख सकते हो, और इसी को आप क्या करते हो, रूट अंडर कर देते हो। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या करा, वैल्यू को पुट कर दिया, इस वैल्यू को हमने क्या करा, के से रिप्रेजेंट कर दिया, के से जब हमने इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हाफ इंटू के। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो आप निकालते हो, डिराइव करते हो, तो वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब जब इसको आप निकालोगे तो किस डिस्प्लेसमेंट पे, यानी किस पोजीशन पे क्या होगा, दोनों एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन जो गिवन है। ठीक है, ये जो गिवन है आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को अभी मैंने डिराइव किया हुआ था, क्या लिख सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट करते हैं इसे। ठीक है, ये क्या बच जाता है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप डिराइव करोगे इसे, एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे यानी मीन पोजीशन से, मान लो कि अगर ये आपका ऑसिलेशन है, अगर ये आपका ऑसिलेशन है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मीन पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, और ये पॉइंट जो हो गया ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये भी इसका अगर एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, तो यानी
इस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a/√2 पे डिस्टेंस पे, a/√2 के डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि a/2 पे क्या होगा, ठीक है, a/2 पे काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पर a/√2 यानी यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन मान लो कि अगर आपने a/2 पे निकालना चाहा, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वहाँ पर रेशियो क्या होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि a/2 के पोजीशन पे यानी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी उसका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी अपन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो रेशियो आ गई वो क्या आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, कितने की इक्वल आ जाएगी, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, 3:1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3:1 का रेशियो आ जाएगा। तो इस बात को याद रखना, यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाता है, जो वैल्यू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी की वो कितनी हो जाएगी, a/2 पोजीशन पे एट a/2, ठीक है, यानी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे, यानी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर कितनी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 3/8, ये क्या हो जाता है, 3/8 m², ठीक है, ये हो जाता है। ये क्लियर हो गया यहाँ से। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, m²a। तो इस बात को याद रखना, ये क्या हो गया, ये रेशियो है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट्स अपना क्लियर कर लिया। हमने क्या करना है कि क्वेश्चंस के थ्रू अपन को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के थ्रू जो उससे रिलेटेड जितने भी आसपास के उसके क्वेश्चंस होंगे, जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर अपन डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि a/2 पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है। इस पोजीशन पे a/2 की बात करते हैं तो a/2 के जो पोजीशन होती है इस पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/4 ω/a, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यहाँ पर इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ये वेलोसिटी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, √3/4, यानी a/2 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, √3/4 ω/a, इसकी ये वेलोसिटी हो जाती है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी से भी डिराइव कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। यहाँ पर ये एक देखो, इसका क्या एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, उसको बताऊंगा कहाँ से मैंने डिराइव किया हुआ। तो देखो, ए सिंपल पेंडुलम विद मेटालिक बॉब हैज अ टाइम पीरियड t, इसकी टाइम पीरियड कितनी दी हुई है, t दी हुई है। द बॉब इज नाउ इमर्स्ड इन ए नॉन विस्कस लिक्विड एंड ऑसिलेटेड, ठीक है। अब उसको क्या किया गया, उस बॉब को जो है हमने क्या करा, नॉन विस्कस लिक्विड में क्या करा, डाल दिया, इमर्स कर दिया, और उसके बाद वहां पर उसका ऑसिलेशन कराया। इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/4 दैट ऑफ ए मेटल, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ, लिक्विड ऑफ डेंसिटी, यानी जो रो, ये आपको रो का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/4 सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या हो गया, ये क्लियर है। यहाँ पर जो रो की वैल्यू दी है 1/4 सिग्मा दी है, यानी सिग्मा यहाँ पर क्या है, सिग्मा आपको याद रखना ये डेंसिटी ऑफ बॉब है, डेंसिटी ऑफ बॉब है। और यहाँ पर जो रो है आपका ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ये लिक्विड है, क्लियर है। तो यहाँ पर से ये रिलेशन अपन को दिया हुआ है। द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम विल बी, अब यहाँ पर निकालना है कि जब आपने उससे उस पेंडुलम को, ठीक है, उस पेंडुलम को आपने क्या करा, नॉन विस्कोस लिक्विड में आपने क्या करा, इमर्स करके ऑसिलेट कराया, तो उसकी अब जो टाइम पीरियड होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना, वही टाइम पीरियड निकालना कि किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, कभी भी आपको अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, तो क्या करोगे, टाइम पीरियड का आपको जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t = 2π, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, t = 2π L/g, L/g। और यहाँ पर g का मतलब ये क्या है, g यहाँ पर इफेक्टिव होता है, ठीक है, जो इफेक्टिव g होता है उसे ही लेते हैं, ठीक है। तो ये g क्या होता है, चेंज होता रहता है, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट केसेस में ये क्या होता है, g चेंज होता है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो g इफेक्टिव यहाँ पर है, ठीक है। तो g इफेक्टिव क्या होता है, तो मान लो कि अगर ये आपने बॉब को इमर्स किया, इस बॉब को आपने क्या करा, एक लिक्विड में इमर्स करा, तो अब ये जो है, अब ये बॉब को क्या होगा, इससे अब थ्रस्ट मिलेगा, ठीक है। जो नीचे g लग रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा,
और ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, जी लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अपथ्रस्ट लग रहा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अपथ्रस्ट लग रहा होगा जो फ्लूइड इस पे लगाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है। ठीक है, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू यहाँ पर लिखे अपन, ठीक है, तो अपथ्रस्ट की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाएगी आपकी, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अपथ्रस्ट का वैल्यू हो जाता है। तो अब यहाँ से आपको पता है ये जो डेंसिटी है, ठीक है, ये डेंसिटी अपन को पता है कि 1/4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ बॉब आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ बॉब मेटल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1/4 दिया हुआ है, और डेंसिटी यहाँ पर क्या है, सिग्मा है, 1/4 सिग्मा इंटू, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर से निकालेंगे अपन, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इंटू ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका मास के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं m/4 इंटू ये क्या हो जाएगा, m/4 g हो जाएगा। ठीक है, mg/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mg/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ये क्या हो गया, अपथ्रस्ट का वैल्यू आ गया। लेकिन अगर इस केस में जो एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऐड करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू अपथ्रस्ट हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया आपका, मास से डिवाइड कर दोगे, यानी mg/4 इंटू मास डिवाइडेड बाय मास कर दोगे तो ये मास मास कैंसिल हो गया, यानी g/4 हो जाएगा। जो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ वो कितना हो जाएगा, g/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। तो जब g/4 हो जाएगा तो अब क्या, g इफेक्टिव हो गया, यानी जो एक g है जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, और ये जो अपथ्रस्ट की वजह से जो g है, ठीक है, इसकी जो एक्सेलरेशन है ये अपथ्रस्ट एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू अपथ्रस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, g/4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर इफेक्टिव g कितना हो गया, g माइनस g/4, यानी जो g इफेक्टिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, g माइनस g/4 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 3g/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये g इफेक्टिव निकल गया। अब आप सिंपल सा क्या करो, यहाँ पर टाइम पीरियड पे फॉर्मूला लगा दो। तो ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πL/g हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2πL/g लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, L/g हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए L/g जो होता है वो टाइम पीरियड कहाँ पर होता है, जब वो एयर में हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एयर में हो, लेकिन g इफेक्टिव अब जब लगाएंगे तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं, 2π, L तो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, और g की वैल्यू कितना हो गई, 3g/4 हो गया, यानी 3g नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखने से यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसे। अब ये बताओ 2π को आपने यहाँ पर लिया हुआ, ये क्या हो गया, 4L/3g हो गया। तो ये आपको यहाँ पर से एक बात क्लियर होना चाहिए कि ये 2π, ठीक है, और ये L/g रूट अंडर L/g जब सारा लेते हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये आपका टाइम पीरियड t के इक्वल था। ये कितना था, ये टाइम पीरियड t के इक्वल था। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं t इंटू 4/3 रूट अंडर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, 2t/√3 हो जाएगा, यानी ये आंसर आ गया। केवल क्या करना, आपको रिप्लेस कर देना वैल्यू। तो ये क्या हो गया, आपका न्यू टाइम पीरियड निकल गया, यानी ये t डैश निकल गया आपका। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये t डैश निकल गया, यानी t डैश अपन का कितना आ गया, 2t/√3। तो यहाँ पर से देख लेते हैं, यानी b इज़ द राइट आंसर, b इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ये कितना आंसर आया था, इसका आंसर नहीं लिखा हमने, तो ये कितने डिस्टेंस पे हो रहा था, तो a/√2 पे, यानी d इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी d नहीं होगा, यहाँ पर b इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हमेशा डिफरेंट केसेस आएंगे, मैंने बता चुका था। ठीक है, इसके पहले भी बताया था। एक वो कॉन्सेप्ट किसका था, जब आप फिजिकल पेंडुलम की बात करें तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास लेकर हमने यूज़ करा हुआ था। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, सेंटर ऑफ मास यूज़ करके उसका टाइम पीरियड हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो ये क्या होता है, ये आपका डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है, इसी टाइप के होंगे, जो कि ग्रेविटेशन अगर आपका क्या करा, जी चेंज कर दिया या डेंसिटी चेंज कर दिया या आपको किसी लिफ्ट में डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जी जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जी जो इफेक्टिव जी होगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन ये इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको एक बात पता होना चाहिए कि सीरीज और कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जो रिजल्टेंट किए होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
तो आपको यहाँ पर से क्या याद रखना है कि ये देखो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर एक बहुत सी सिंपल चीज़ समझाता हूँ। मान लो कि आपने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, एक स्प्रिंग लिया हुआ है। जब आप स्प्रिंग को, जब मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एक स्प्रिंग ऐसे करके है, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। एक सेकंड स्प्रिंग है जो कि हमने ऐसे डायरेक्ट अटैच कर दिया और इस पर क्या लगाया हुआ, मास लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब दोनों ही स्प्रिंग, इसकी भी क्या हो गई, वैल्यू के हो गई, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू के है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दी हुई है। जब इस तरह दोनों फिजिकली टच होगा, ठीक है, यहाँ पर दोनों फिजिकली क्या हो गया, डायरेक्ट अटैचमेंट है। यहाँ पर ये देखो, ये जो है दोनों क्या हो गया, डायरेक्ट अटैच्ड है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे क्या, कि ये जो स्प्रिंग्स है, दोनों स्प्रिंग्स है, सीरीज में कनेक्शन है। कैसी कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन है। और यहाँ पर कैपेसिटर का लॉ जो फॉलो होता है, ठीक है, जो कैपेसिटर को आप ऐड करते हो सीरीज में कैपेसिटर को, तो उसी का यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको K1, अगर मान लो इसे K1 है, ये K2 है, तो ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। अगर स्प्रिंग का जिस तरह, इस तरह डायरेक्टली दोनों अटैच होने चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, मान लो कि एक स्प्रिंग ऐसा है, ठीक है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1 है, और एक स्प्रिंग ऐसा है, और ये दोनों क्या है, एक मास से अटैच्ड है। तो इस केस में दोनों जो स्प्रिंग्स हैं, बोथ द स्प्रिंग्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों ही सेपरेटेड है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में मान लो कि इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो ये दोनों जब डायरेक्टली अटैच नहीं है एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और इस केस में आप क्या करोगे, जो रेजिस्टेंस, जो कैपेसिटेंस का करते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपली K1 प्लस K2 हो जाता है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ याद रखना है। जब दोनों अगर फिजिकली अटैच्ड हो, दोनों अगर क्या हो, दोनों अटैच्ड स्प्रिंग्स हो विथ ईच अदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो सीरीज में होगा। अगर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम द 3 स्प्रिंग हैविंग सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या इसने बोल दिया, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये तो और इजी हो गया, ठीक है। इफ द मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस डाउनवर्ड, हमने इस मास को क्या करा, स्लाइटली डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो आप यहाँ पर से देखो, ये दोनों जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये अपर के दो स्प्रिंग्स है, ये दोनों स्प्रिंग्स क्या है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर इनका जो कनेक्शन है वो कैसा है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, के डैश कितना हो जाएगा, अगर आप बात करें तो पहले इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपन मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो मान लेते हैं कि ये दोनों के इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, के प्लस के हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये 2k आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2k है, जो इन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया वो 2k आ गया। अब ये क्या होगा कि अगर इसका आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बना सकते हो, ये मान लो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, ये सेकेंड स्प्रिंग कनेक्टेड है, और यहाँ से एक मास m है, ठीक है। तो इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर वाले की, ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये 2k का वैल्यू था, और इसकी क्या वैल्यू है, k है। तो अब यहाँ से अगर आप के इक्विवेलेंट निकालोगे इसका, तो कितना निकल जाएगा, देखो, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, t इज इक्वल टू 2πm/k, ठीक है। और यहाँ पर k क्या है, के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट आप निकालने के लिए क्या करोगे, आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, k इंटू 2k प्लस k, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3k स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये सॉरी 2k स्क्वायर आएगा, ये कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा, यानी k और k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, के इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, ये कितने के इक्वल आ गया, तो ये आ गया आपका 2k/3 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या, अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे अपन, टाइम पीरियड निकालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, t इज इक्वल टू 2πm/k लिखते हैं, और यहाँ पर के इक्विवेलेंट डालेंगे, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दो के इक्विवेलेंट की, यानी 2π m, तो यहाँ पर मास m दिया हुआ है, ठीक है, और k यहाँ पर कितना आ गया, 2k/3। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, यानी t जो है टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/3m/2k आ जाएगा,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, यानी बी इज द राइट आंसर 2π3m/2k। तो ये सिंपल सा था, यहाँ पर आपको केवल ये कॉन्सेप्ट बताना था कि जो स्प्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जब स्प्रिंग्स अटैच्ड होते हैं तो वो कहाँ पर किस टाइप के अटैचमेंट है, डायरेक्टली अटैच्ड है या इनडायरेक्टली अटैच्ड है टू ए ब्लॉक ऑफ मास। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, के इक्विवेलेंट जो निकालोगे वो आइदर पैरेलल होता है या सीरीज में होता है। तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। एक आता है रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ पर शेयर करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं रिड्यूस्ड मास का एक स्प्रिंग का आता है कॉन्सेप्ट, जैसे आपका रिड्यूस्ड मास कहते हैं। मान लो कि एक अरेंजमेंट आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, एक मास है, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर एक मास है, तो और इससे क्या है, एक इधर भी स्प्रिंग है, ठीक है। एक ये कंसेप्ट आ गया। अगर मान लो कि ये क्या हो गया आपका, दोनों साइड क्या हुआ, एक तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट होगा। एक और जो रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर क्या होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ मैं। मान लो कि एक मास इधर है m1, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, स्प्रिंग से अटैच्ड है, और ये यहाँ पर एक और मास जुड़ा हुआ है जिसे आप m2 बोलोगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर रेड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का k दिया हुआ है। तो रेड्यूस्ड मास का क्या मतलब होता है, यानी जो m हो जाएगा, m रेड्यूस्ड, वो क्या हो जाएगा m1, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, रेड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। जो रेड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर से आपको समझना है कि रेड्यूस्ड मास का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर ये रेड्यूस्ड मास हो गया। तो रेड्यूस्ड मास की जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, यहाँ पर m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रेड्यूस्ड मास का है। यानी अब जो फॉर्मूला में लगेगा वो क्या लगेगा, T इज इक्वल टू 2π, और ये जो m/k होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास है वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड होना चाहिए इस केस में, ठीक है। यहाँ पर जो इस केस में क्या होना चाहिए, जो आपका मास होना चाहिए वो रिड्यूस्ड मास होना चाहिए। और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस्ड मास निकल गया। आप उसको यहाँ पर अप्लाई करके तो टाइम पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड मास से बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन आता ही है। तो ये देख लेना आप, ठीक है। इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्पिंग ऑसिलेशन में नीट वगैरह जेई में ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली फॉर्मूला को वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला पे क्या करोगे, वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ पर आंसर निकल आ जाएगा। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, कितना बन रहा है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, जो फाइनल एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हाफ हो गया। तो सेकेंड, देन आफ्टर 2 सेकेंड एम्पलीट्यूड विल बी। तो अब देखो फर्स्ट सेकेंड में क्या हो रहा है कि जो एम्पलीट्यूड, जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड को हाफ कर दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में देखेंगे कि उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वही आपको यहाँ पर निकलना है, ठीक है। ए नॉट को यहाँ पर क्या बोला गया, इनिशियल एम्पलीट्यूड बोला गया। तो एक बात याद रखना, जब भी ये जो डैम्पिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी इंटू टी। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये आपका बी यहाँ पर क्या हो गया, बी आपको बोलता है डैम्पिंग कॉफिशिएंट। क्या बोलता है, डैम्पिंग कॉफिशिएंट हो जाता है ये, ठीक है, डैम्पिंग कॉफिशिएंट हो जाता है। और यहाँ पर टी क्या हो गया, ये टी टाइम है, ठीक है, क्लियर है। ए नॉट क्या हो गया, इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये ए क्या हो गया, इनिशियल एम्पलीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, ए जो ए नॉट हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल एम्पलीट्यूड हो गया, इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ए टी एट टाइम टी, कितने टाइम पे आप जो एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए टी की रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 1 सेकेंड। तो इसके लिए निकाल लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बी का निकालना, ठीक है, यहाँ पर बी के वैल्यू निकालना ई टू द पावर माइनस बी का। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, ए नॉट अपॉन 2, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, जो हाफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, ए टी लिया हुआ है एट टाइम टी, ए नॉट ई माइनस
ई टू द पावर माइनस बी टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने ई टाइम पे क्या हो रहा है, यानी 1 सेकंड पे क्या हो रहा है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना ए नॉट है, यानी ये ए टी पे कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, यानी ए नॉट बाई 2 लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू ए नॉट लिख सकते हैं ई माइनस बी टू द पावर माइनस बी, और टी यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 सेकंड पे हो गया, याद रखना ये, ठीक है। तो यहाँ पर से अपन कैंसिल आउट करते हैं इसको, यानी ई का पावर यहाँ पर से निकालेंगे ई माइनस बी, ई टू द पावर माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आ गया वैल्यू। तो यहाँ से ये चीज़ निकल गया अपन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब निकालना है 2 सेकंड के लिए, तो फिर अपन इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन 1 को जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 80 पे निकालना है, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी हो रही है, यानी 2 सेकंड पे निकालना में, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितनी हो जा रही है। तो लिखेंगे ए नॉट माइनस ई, ठीक है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर समझना इस बात को, जो ई माइनस बी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पर लिख दिया ए नॉट, ठीक है, और यहाँ पर ई टू दी पावर क्या लिख दिया 1/2, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे पावर, यानी कितने सेकंड पे हो रहा है, 2 सेकंड पे, यानी टी की वैल्यू कितना ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से ये क्लियर हुआ, 1 मिनट, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ई माइनस ई टू द पावर माइनस बी का फॉर्मूला हमने कितना निकाला वैल्यू, ये हाफ निकाला, और यहाँ पर टाइम का कितना दिया हुआ, यानी यहाँ पर स्क्वायर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 4 हो जाएगा, यानी 2 सेकंड पे, यानी ये जो एम्पलीट्यूड है 2 सेकंड पे, ये कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 4 हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, देखो इस टाइप का कंपेरिजन है, यहाँ पर क्या करना है, ई टू द पावर माइनस बी का आपको निकाल लेना वैल्यू कितना आ जाएगा, उसको क्या करा हमने सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर से आंसर फाइंड आउट हो गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और कैसे इसको निकालते हैं, पहले क्या करना आपको, ई टू द पावर माइनस बी का निकालना वैल्यू वहाँ पर, उसके बाद क्या करना, सिंपली आप क्या करोगे, फॉर्मूला में पुट कर दो उसकी वैल्यू, और टी का आपको पता है 2 सेकंड पे निकालना है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर हमने वैल्यू टाइम का जो है वो 2 सेकंड डाल दिया, और उससे अपन का निकल गया ए नॉट बाई 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन ए हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हैज टाइम पीरियड टी, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसकी हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितनी है, टी है। नाउ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड द ब्लॉक इज रिकनेक्टेड देन विथ वन ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबको क्या करा हमने, सारे स्प्रिंग को कट कर दिया, अब उसके बाद क्या करा, ब्लॉक को एक स्प्रिंग के साथ हमने क्या करा, जो पर्टिकुलर स्प्रिंग, जो इनिशियल स्प्रिंग लिया हुआ था वो कितना था, मान लो कि उसकी लेंथ L थी, ये जो स्प्रिंग है इसको क्या है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, और इसी से एक मास अटैच्ड है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कट कर दिया, यहाँ से ये कट कर दिया एक, ठीक है, एक यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, और यहाँ से कर दिया, तो ये क्या हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो यानी L/4 लेंथ क्या हो गया, L/4 हो जाएगा सबका लेंथ, ठीक है। तो L/4 जो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप लेंथ, ठीक है, n टाइम्स रिड्यूस करते हो, तो उसकी जो इच स्प्रिंग की जो अब कांस्टेंट हो जाएगी, जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, यानी n टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। यानी अगर इसका पहले k था, k इनिशियल था, तो k फाइनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा इच पार्ट का, यानी इस पार्ट का कितना हो जाएगा, k 4k हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, इसका भी 4k हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये बताने का मतलब है क्या, कि अगर आपने किसी भी स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में कट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k, having spring constant k is cut into, is divided into या cut into n इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी अभी इक्वल की बात हो रही, n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ each part will be n times, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ each part इज इक्वल टू n टाइम्स, यानी n टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी n टाइम्स k हो जाएगा,
ठीक है। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब सिंपल यहाँ पर है, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने क्या करा, अब एक स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर आपने कर दिया यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो जो ईच स्प्रिंग थी उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगी, यानी जो के डैश है वो क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमने क्या करा, एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, सेम जो ब्लॉक था उसी को अटैच कर दिया, तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, यानी अगर पहले क्या था t इज इक्वल टू 2πm/k था, ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम पीरियड इनिशियल था, m/k था, लेकिन अब जो है, अब जो t डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2πm, ठीक है, m क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक है, और यहाँ पर k चेंज हो गया, यानी k कितना हो गया, 4k हो गया, ठीक है, यानी 4k हो गया। तो ये देखो, अब यहाँ पर ये क्या करना है आपको, इस चीज़ को देखो, यानी 2πm/k, इसकी वैल्यू कितनी हमारी थी, इसकी वैल्यू हमारी थी t, ठीक है। अब क्या बचा, यानी t इंटू टी डिवाइडेड बाई √4, यानी ये क्या हो जाएगा, t/2 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका, t/2 आ गया, तो यानी ये क्या आंसर हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, c इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर ये क्या हो गया, c इज़ द राइट आंसर, t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, t/2 आ गया। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जितने इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो वो जो ईच स्प्रिंग होगी उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी वो n टाइम्स, यानी जितना पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो उतनी टाइम्स क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि मान लो कि अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग को आपने क्या करा, 2 अनइक्वल पार्ट्स यानी n अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अब क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस केस में मान लो कि अगर 2 अनइक्वल पार्ट्स में काटते हो, मान लो कि एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, आपने इसे क्या करा, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी एक L1 बोल दिया और दूसरा क्या हो गया, L2 हो गया। तो अब यहाँ पर टाइम पीरियड जो स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 यानी L1 का अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकालोगे तो टोटल लेंथ यानी L1 प्लस L2 अपॉन जिस स्प्रिंग का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना यानी L1 इंटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट जो इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा K, यानी इसका मान लेते हैं कि इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, K था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका K1 यानी L1 के लिए आपका स्प्रिंग कांस्टेंट निकल गया। अब सेम चीज़ अगर आप L2 के लिए निकालोगे यानी K2 निकालोगे, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी टोटल लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन जिस लेंथ का आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे हो दैट इज L2, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनइक्वल लेंथ का जब आता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है अनइक्वल लेंथ की बात करें तो आप क्या करोगे, टोटल लेंथ अपॉन लेंथ जिसका निकाल रहे हो इनटू क्या करोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट जो इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या निकल जाएगा आपका जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो निकल जाएगा। इन केस ऑफ कब, जब आप किसी स्प्रिंग को अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप n पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो, ठीक है, और जब आप अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो कब उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है लेंथ का, वो आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही हमने अच्छा क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वेव्स करेंगे, वेव्स 11 का फाइनल चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद 11 कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लगाओगे आपका परफेक्शन आ जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी डाउट होता है तो आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहाँ पर आप डिस्कस करो, या फिर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका आपको सॉल्यूशन इमीडिएटली मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।